नमस्कार, मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भरूच जिला कटनी मध्य प्रदेश से। आज हम भौतिकी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको इम्पोर्टेंट इसलिए बोला गया क्योंकि यह कक्षा 10वीं के विज्ञान तथा 12वीं फिजिक्स में तो है ही साथ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को हल करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कैसे आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रकाशिकी जो है भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, जैसे प्रकाश का सीधी रेखा में गमन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, वर्णविक्षेपण होता है, आदि घटनाएं होती हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है प्रकाश। वास्तव में प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तथा जो ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये ऊर्जा के कण जब किसी वस्तु से टकराते हैं और टकराकर हमारी आंखों पर प्रवेश करते हैं तो वह वस्तु हमको दिखाई देती है। वास्तव में हमारी आंख जो है वो एक देखने का माध्यम है। जैसे अपन उदाहरण के लिए यदि समझें तो देखें कि यदि किसी जगह पर बल्ब जल रहा है और हम यदि अंधेरे पर खड़े हुए हैं, स्वाभाविक है बल्ब का प्रकाश जिन जिन वस्तुओं पर टकराएगा और टकराने के पश्चात वो हमारी आंखों पर यदि आएगा तो वो वस्तु हमको क्या होगी, दिखाई देंगी। लेकिन यदि हम उल्टा हो जाए कि यदि हम क्या हो जाए कि उजेले पर खड़े हो जाए जहाँ बल्ब जल रहा है और यदि कहीं पर अंधेरा छाया हुआ है वहाँ की वस्तुओं को देखें तो वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि जो बल्ब है या किसी अन्य सोर्स से पड़ने वाला प्रकाश उन वस्तुओं पर नहीं जा पाता और टकरा के हमारी आंखों पर नहीं आता, तो वो वस्तु हमको दिखाई क्या नहीं देती। अब प्रकाश जो है किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश कौन सी तरंगों के अंतर्गत आता है। तो अपन यहाँ पर ये बतलाएंगे कि प्रकाश वास्तव में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंतर्गत आता है और इनकी जो प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात प्रकाश भी जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होता है तो उसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि अपन देखते हैं कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो जब पृथ्वी तक पहुंचता होगा या पृथ्वी की ओर आगे जाता होगा या पूरे ब्रह्मांड में फैलता होगा तो कई जगह उसे माध्यम मिलते होंगे या कई जगह उसको माध्यम नहीं मिलता होगा, लेकिन वो जो प्रकाश है आसानी से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। अर्थात उसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वो निर्वात रहा है, चाहे वायु रहा है, चाहे जैसा ही माध्यम। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जैसे जैसे माध्यम क्या होता है सघन होता जाता है, इसकी चाल कम होती जाती है। जैसे अपन देखें पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? पानी में 2.5 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार यदि कांच है तो उसमें 2 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये सभी कौन से माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। और जैसे जैसे अपन देखते हैं वायु में विरल माध्यम है, इसमें कितनी है 3 गुणित 10⁸। इससे थोड़ी सा सघन क्या होगा, पानी हो गया। पानी में क्या हो जाएगा 2.5 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर क्या गया कांच आ गया, कांच में कितनी होती है 2 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अपन क्या देखते हैं कि विरल माध्यम प्रकाश की चाल अधिक होती है और जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाता है प्रकाश की चाल थोड़ी थोड़ी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन ये पारदर्शी माध्यम थे। इस प्रकाश के मार्ग में जब कोई अपारदर्शी वस्तु हो जाती है तो वो जो प्रकाश है उस मार्ग को भेद नहीं पाता और उसी दिशा में क्या हो जाता है, लौट जाता है। वही कहला जाता है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ क्या लाइट। आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी देखते हैं कि वास्तव प्रकाश का परावर्तन है क्या। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें क्या है, आने वाली जो किरण होती है उसे हम क्या कह देते हैं, आपतित किरण। जैसे ये कोई प्रकाश किरण है, ये यहाँ से आई, यहाँ पर जाकर टकराती है। क्योंकि ये जो पृष्ठ है अपारदर्शी पृष्ठ है, इसलिए इसे क्या बोला गया, परावर्तित पृष्ठ बोला गया। और यहाँ टकराने के पश्चात इसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो आने वाली किरण को हम आपतित किरण, और जिस बिंदु पर जाके वो टकराती है उस बिंदु को अपन क्या बोल देते हैं, आपतन बिंदु। और जो लौट रही होती है उसे अपन क्या कह देते हैं, परावर्तित किरण कह देते हैं। इसमें ये जो पृष्ठ है परावर्तित पृष्ठ कहा जाएगा। इसमें एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे क्या नाम दिया गया, अभिलंब नाम दिया गया। इसमें जो कोण की जो गणना है
इस अभिलंब के माध्यम से ही की जाती है। जैसे अपन जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाया जाता है? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाया जाता है? परावर्तन कोण। इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को अपन देखते हैं। जैसे पहला नियम है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है। यानी आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब सदैव एक ही पृष्ठ पर स्थित होते हैं। देखिए, आपतन कोण का मान यदि ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। ये 30 है तो ये 30 होगा, ये 50 है तो ये 50 होगा। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सदैव एक ही तल पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। उस बिंदु को क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु कहा जाता है। तो देखिए, अपन ने प्रकाश के बारे में क्या क्या देखा। पहला, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है? निर्वात में। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर। प्रकाश कौन सी तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंतर्गत आता है। प्रकाश इसे क्या अनुप्रस्थ तरंग भी कह सकते हैं। साथ ही साथ प्रकाश की चाल की गणना सबसे पहले किसने की थी? ये भी क्वेश्चन बड़े कॉम्पिटिशन एग्जामों में या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल की गणना या प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले की थी। आइए अब हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो हम थोड़ी सी गलती के कारण क्या हो जाते हैं? वो गलत हो जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, यदि कोई प्रकाश किरण तल से 30 अंश का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? परावर्तन कोण का मान कितना होगा? ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा परावर्तित पृष्ठ, ये हो गई हमारी आपतित किरण, ये वाली हो जाएगी परावर्तित किरण, ये हो गया हमारा क्या? काल्पनिक रेखा अभिलंब हो गई। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतन बिंदु। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कोई प्रकाश किरण तल से, देखिए अधिकतर गलतियां यहीं पर होती है। वो कह रहा है तल से, तल ये है और तल से 30 अंश का कोण बनाते हुए आपतित होती है। पूछा क्या है यहाँ पर? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण ये है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण ये वाला कहा जाएगा। ये वाला कोण हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि अभिलंब ये हो गया, तल ये हो गया, इनके बीच का पूरा कोण कितना होगा? 90। तो आपतन कोण का मान कितना होगा? हम 90 में से कितना घटा दें? 30 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 60 हो जाएगा। ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 60। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा कोण कितना है? 90। ये वाला कोण कितना है? 30। तो ये वाले कोण का मान 90 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 60। क्योंकि परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? 60। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या है? यदि कोई प्रकाश किरण तल से 50 अंश का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण का मान कितना होगा? फिर से अपन देखते हैं। अपन ले लेते हैं सबसे पहले परावर्तित पृष्ठ, ये हो जाएगी आपतित किरण, ये वाली हो जाएगी परावर्तित किरण, ये हो गया काल्पनिक रेखा, क्या हो गई? अभिलंब। देखिए उसमें पूछा क्या है सबसे पहले कि यदि कोई प्रकाश किरण तल से, तो ये हो गया तल 50 अंश, यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितना अंश का कोण बना रही है? 50 अंश का कोण बनाते हुए आपतित होती है। तो क्या कह रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है, इनके बीच बनने वाला कोण अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? आपतन कोण ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया अभिलंब और ये हो गया पृष्ठ, ये पूरा कोण कितना होगा? 90।
हमको यदि आपतन कोण पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, 90 में से ये वाला कोण क्या कर दें, घटा दें। तो 90 ऋण 50 बराबर कितना हो गया, 40। यानी आपतन कोण का मान कितना होगा, 40 होगा। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो यदि ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 होगा। अब आप ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण का मान कितना हो जाएगा, 40 ही है, 40 ही है, तो 40 धन 40 बराबर कितना हो जाएगा, 80। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण का मान कितना होगा, 80 अंश होगा। इसी प्रकार से अनेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सिंपल क्वेश्चन, आपतन कोण का मान 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 होगा। कहीं ये वाला कोण दे दिया जाएगा, 50 दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है वो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार को पढ़ने के लिए या देखने के लिए अपन सबसे पहले ये देखें कि वास्तव में हम अपना चेहरा, हमारा चेहरा दर्पण में ही क्यों दिखाई देता है। हम यदि दीवार में देखते हैं या कहीं खुरदुरी सतह पर देखते हैं तो वहाँ पर हमको हमारा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई क्यों नहीं देता। तो आप लोग देखे होंगे कि जब खुरदुरी सतह होती है तो वहाँ पर तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। वो जगह जो है जैसे जैसे प्लेन होती जाती है, जैसे अपन थोड़ी सा उससे चिकनी सतह देखें फर्श में तो हल्का हल्का शायद थोड़ी सा प्रतिबिंब टाइप का हल्का दिखाई दे, और उसको टाइल्स वगैरह में देखें तो थोड़ी सा और स्पष्ट रूप में हल्का दिखाई दे। लेकिन हम जब दर्पण में देखते हैं तो हमारा जो चेहरा है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई क्या देने लगता है। आखिर क्यों, इसी के बारे में अपन देखते हैं। तो इसके परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है नियमित रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन, इन दोनों को देखते हैं वास्तव में ये होते क्या हैं। नियमित परावर्तन में यदि देखा जाए तो इस प्रकार का जो परावर्तन है वो किसमें होता है, किसी चमकदार सतह में होता है, और अनियमित परावर्तन जो होता है वो किसमें होता है, खुरदुरी सतह में। तो चलिए अपन नियमित परावर्तन में देखें। इस प्रकार के परावर्तन में क्या होती है, चमकदार सतह होती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इसमें यदि आने वाली किरणें समांतर हैं तो परावर्तित होकर जाने वाली किरणें भी क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यही कारण है कि जब हम जैसे दर्पण में देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो अपने चेहरे से चलने वाली पूरी प्रकाश किरणें दर्पण पर जाकर टकराती हैं, और टकराने के पश्चात परावर्तित होकर फिर से आ जाती हैं, तो अपन को अपना पूरा चेहरा स्पष्ट रूप में क्या होता है, दिखाई देता है। जबकि अनियमित परावर्तन में देखा जाए तो इस प्रकार का जो परावर्तन है वो खुरदुरी सतह में होता है। खुरदुरी सतह में होता क्या है कि इससे चलने वाली जो हम जैसे फर्श में देखें या फिर खुरदुरी सतह पर जो हम अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो हमारे चेहरे से चलने वाली प्रकाश किरण जाती तो हैं, लेकिन वहां से टकरा के वो विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। जैसे ये देखें, आपतित किरण तो ये जा रही, समांतर होकर जा रही, लेकिन परावर्तित किरण कोई यहाँ चली गई, कोई यहाँ फैल गई, कोई यहाँ फैल गई। तो इस प्रकार से विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं, जिसके कारण हमको हमारा चेहरा स्पष्ट रूप में दिखाई क्या नहीं दे पाता। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें यदि अपना चेहरा स्पष्ट रूप में दिखाई देना है या देखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा परिवर्तन होना चाहिए, नियमित परिवर्तन। और क्योंकि अनियमित परिवर्तन के द्वारा हम अपना चेहरा स्पष्ट रूप में क्या नहीं देख पाते हैं। अब अपन देखते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण है क्या, दर्पण दर्पण के लिए अपन देखें कि एक साधारण कांच का टुकड़ा है, और साधारण कांच के टुकड़े पर यदि अपन अपना चेहरा देखें तो उसमें हमको अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हमारे चेहरे से निकलने वाली पूरी प्रकाश किरण उससे पारगमित हो जाती है और लौट कर नहीं आती, तो वो अपन को अपना चेहरा दिखाई नहीं दे पाता। लेकिन यदि हम क्या करें कि उस साधारण कांच के टुकड़े पर, जैसे साधारण कांच का टुकड़ा है, उसके एक ओर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगा दिया जाए या कलई कर दी जाए, तो अब यदि यहाँ से हम कोई भी चीज देखते हैं तो वो हमको उसका प्रतिबिंब, या हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमको हमारा प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। तो अब परिभाषा क्या होगी दर्पण की, कि दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है। ध्यान रखिएगा कि जो कलई की जाती है वो सिल्वर ब्रोमाइड से की जाती है, क्योंकि एक और है सिल्वर आयोडाइड जिसका उपयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगा दिया जाता है या कलाई कर दी जाती है एक और, जिससे वह जो साधारण कांच का जो टुकड़ा था वो दर्पण की भांति क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है। अब यदि देखें इसमें कि दर्पण के जो प्रकार हैं, यदि ये जो परावर्ती पृष्ठ है, ये वाला परावर्ती पृष्ठ है, एक साइड तो कलाई कर दी गई है। यदि ये परावर्ती पृष्ठ क्या है, समतल है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है, समतल दर्पण के अंतर्गत आ जाता है। यानी दर्पण के प्रकार यदि देखे जाए
तो पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण और तीसरा होता है उत्तल दर्पण। तो अपन यहाँ पर अभी समतल दर्पण के बारे में देख रहे हैं कि समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसका परावर्ती पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है। ये परावर्ती पृष्ठ क्या है, बिल्कुल समतल है, तो इसे अपन समतल दर्पण कह देते हैं। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो जैसे देखा जाए पहली विशेषता क्या होती है, आप लोग देखे होंगे कि हम जब दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो अपन को क्या ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम दर्पण के पीछे हैं। हमारा चेहरा तो बिल्कुल सीधा रहता है, पीछे प्रतीत होता है और जैसा है बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है। पहली विशेषता ये होगी कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर होता है। पहला क्या हो जाएगा, आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर होता है। दूसरा यदि देखा जाए, यदि हम गौर से देखें, कहीं दर्पण लगा हुआ है और गौर से उसमें देखा जाए तो हम क्या देखते हैं कि हम यदि दर्पण से जितनी दूरी पर खड़े हुए हैं उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर हमको दिखाई देता है। ऐसा लगता रहता है कि जैसे हम दर्पण के पीछे खड़े हुए, अर्थात समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर हम दर्पण के सामने क्या खड़े हुए रहते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सम्मुख रखी होती है। दर्पण के सम्मुख रखी होती है, ये दूसरा हो गया। तीसरा यदि देखा जाए, आप लोग देखे होंगे कि जैसे अपन दर्पण के सामने बैठे हुए हैं और उसमें सीधा हाथ हिला रहे हैं। अब सीधा हाथ हिला रहा है और पता चला अपन कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है तो उसको ऐसा प्रतीत होगा जैसे वो उल्टा हाथ हिला रहा है। अपन बाल कटवाने जाते हैं, जैसे बाल कटवाने जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है वो सीधे हाथ से नहीं काट रहे, कौन से हाथ से काट रहा है, उल्टा हाथ से काट रहा है। और जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो देखते हैं कि नहीं, उसका सीधा हाथ चल रहा है, लेकिन दर्पण में कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे उल्टा हाथ चल रहा है। अर्थात दर्पण में देखने पर किसी वस्तु के पार्श्व क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अर्थात यदि सीधा हाथ हिला रहा है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे कौन सा हाथ हिला रहा हो, उल्टा हाथ हिला रहा हो। अर्थात तीसरा क्या कह सकते हो कि पार्श्व बदल जाते हैं, पार्श्व बदल जाते हैं। चौथा अपन क्या कह सकते हैं कि यदि हम किसी वस्तु को स्थिर रख दिया जाए और वस्तु को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितनी कोण घूम जाती है, 2 थीटा कोण घूम जाती है। यानी वस्तु को, दर्पण को स्थिर रखकर आपतित किरण थीटा कोण घुमाने पर परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाती है। ठीक है, ये तीसरा। पांचवा पॉइंट क्या होगा, हम यदि दर्पण की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से आगे जाएं तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे दर्पण के अंदर से कोई कितने किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से आ रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 2 ही वेग से। हम यदि v वेग से आगे की ओर जाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई व्यक्ति कितने वेग से, 2 ही वेग से हमारी ओर आ रहा है। तो ये हो जाएंगे। इसी प्रकार दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। दर्पणों को यदि किस प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि आजकल शहरों में पूरे शोरूम बनाने के लिए पूरे कांच लगा दिए जाते हैं। उन कांच का प्रयोग क्यों किया जाता है कि यदि छोटा रूप है और छोटे रूप को बड़े रूप में दर्शाना है तो वहां पर समतल दर्पण पूरे में लगा दिए जाते हैं और वही छोटी सी जगह हमको बड़ी दिखाई देने लगती है। क्यों दिखाई देती है, उसी के बारे में अपन देखते हैं। इसमें सबसे पहले यदि देखा जाए तो पहली स्थिति क्या है कि यदि 2 दर्पण हैं और 2 दर्पण यदि एक दूसरे के लंबवत हैं और यदि कहीं वस्तु रखी हुई है तो यदि 2 दर्पण लंबवत है तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो उसके लिए सीधे सीधे सूत्र होता है थीटा बराबर
n बराबर 360/θ बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए सूत्र क्या है, n बराबर 360/θ अर्थात यदि थीटा बराबर दोनों दर्पण कितने डिग्री पर रखे हुए हों, 90 डिग्री पर लंबवत हों। ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत हैं तो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। देखिए अपन देखते हैं, n बराबर 360/θ की जगह कितना मान रखेंगे 90, शून्य शून्य कट जाएगा, 9 चौकी 36 अर्थात कितना आ गया 4। हमेशा याद रखेंगे कि सम में यदि आंसर आता है तो होता क्या है कि जब हम एक जहां बनते तो 4 हैं लेकिन एक जगह जहां वस्तु रखी होती है उस वहीं उसका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। अर्थात यहाँ पर सम की जगह कितना, जब भी सम आंसर आएगा हम इसमें से एक घटा देंगे अर्थात 4 अंक कितना करेंगे 1 अर्थात कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। इसी प्रकार एक और देखते हैं, m मान लो दो दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री पर रखे हुए हैं, कितने डिग्री पर 60 डिग्री पर, 20 60 है तो n बराबर कितना हो जाएगा 360 बटे कितना 60, शून्य शून्य कटा कितना आ जाएगा 6। सम आया फिर से अपन क्या कर देंगे घटा देंगे अर्थात कितना आ जाएगा 5। तो अपन याद रखें कि जब भी दो दर्पण एक दूसरे से कितने भी डिग्री का कोण बनाए और यदि हम तो ये इस फार्मूले का प्रयोग करना है, n बराबर 360/θ, n बराबर थीटा के जितने डिग्री पर झुके हुए होंगे उसका भाग दे देंगे। कितना आंसर आ रहा है, जैसे यहाँ 4 आया यहाँ 6 आया, सब में आएगा तो उसमें 1 घटा देंगे अर्थात कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया, जैसे यहाँ पर 4 आया था तो कितना लिखेंगे 3, यहाँ 6 आया था तो कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब यदि दो दर्पण एक दूसरे से 40 अंश पर झुके हुए हैं, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 40। हम फिर वही बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या सूत्र वही लगाएंगे, n बराबर 360/θ की जगह कितना रखेंगे 40, शून्य शून्य कट गया कितना आया 9। देखिए ध्यान से, अब दो स्थितियां निर्मित हुई। यहाँ पर ये देखना है कि जो थीटा बराबर कितना था 40 था, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360/40 अर्थात कितना आ गया 9 आ गया। हमको यहाँ पर ये देखना है कि वास्तव में यहाँ पर विषम आया है तो विषम में दो स्थितियां बनेंगी कि वह जो वस्तु है वास्तव में वो 40 डिग्री के कहाँ पर रखी हुई थी। मान लो वह जो वस्तु है जैसे यहाँ पर 40 है, अब 40 में वह वस्तु यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो गया 10 और यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो गया 30, दो भागों में करती है कि यदि दो दर्पण 40 डिग्री पर झुके हुए थे, 40 डिग्री पर झुके हुए थे तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आई 9 आई। लेकिन यहाँ पर भी ये स्पष्ट हमको करना होगा कि वह जो वस्तु है वास्तव में उस 40 डिग्री के सेल्सियस 40 डिग्री पर भी कहाँ पर रखी हुई थी। हम देखें कि यदि वह वस्तु बीच में नहीं रखी हुई है, कहीं और रखी हुई है, या इन दोनों के बीच में ये 30 और कितना हो गया मान लो 10 और कितना हो गया 30 का अंतर आ गया, तो उसमें से यदि अलग है तो हम n बराबर कितना लिखेंगे 9 ऋण 1, यानी बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। लेकिन यदि वही वस्तु कहां पर रखी हो 40 डिग्री में 20 डिग्री पर रखी हो, कहां पर रखी हो 20 डिग्री पर, तो n बराबर कितना आ जाएगा 360/40 बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यदि वह वस्तु बिल्कुल बीच में रखी हो 40 डिग्री बोल रहा है तो 40 डिग्री में यानी 20 पर रखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, यहाँ पर रखी हुई है तो इस पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अपन कितना लिखेंगे 9। लेकिन यदि वह बीच में नहीं रखी हुई, यहाँ वहां रखी हुई तो प्रतिबिंब तो 9 बनेंगे, साथ ही साथ उसमें से हम क्या करेंगे कि एक घटा देंगे अर्थात कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो देखिए सम वाले में कोई दिक्कत नहीं कि n बराबर 360/θ की है और यदि सम संख्या आ रही है 2 4 6 8 10 12 14 तो उसमें एक घटाना है, ये तो फिक्स है। लेकिन विषम में हमको कब घटाना है और कब नहीं घटाना। हमको कब घटाना है कि जब हम देखें कि यदि वह वस्तु यदि विषम आंसर आ रहा है तो हमको ये देखना है कि वह वस्तु जो बीच बिल्कुल मध्य में यदि रखी हुई है तो उस स्थिति में हमको नहीं घटाना है, और लेकिन यदि मध्य में नहीं रखी हुई है तो हमको फिर से क्या करना है, उसमें से क्या करना है घटाना है। इसी प्रकार यदि मान लो कोई वस्तु 50 अंश का कोण बना रही है, यानी थीटा बराबर कितने अंश, यदि दो दर्पण एक दूसरे से कितने डिग्री पर झुके हुए हों 50 अंश पर झुके हुए हों तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे n बराबर 360 कितना लिखोगे 50, शून्य शून्य कट गया, 5 7 35, 5 दूनी 10। अब देखिए
7 प्रतिबिंब तो पूरे पूरे बन रहे हैं, लेकिन पॉइंट 2 में आ रहा है तो उसका थोड़ी बहुत चेहरा होता होगा। तो हम बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी लिखेंगे, आंसर में क्या लिख देंगे, उसका 7 आंसर देंगे। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले। आज की क्लासेस में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखा जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। जैसे पहला, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश की क्या है? प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल वायु में या निर्वात में सबसे अधिक अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या अपन कह सकते हैं लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाता है तो प्रकाश की चाल में क्या परिवर्तन होता है? तो जैसे जैसे माध्यम सघन होता है प्रकाश की चाल क्या होती जाती है? कम होती जाती है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमन नामक वैज्ञानिक ने की थी। यदि समुद्र तल है और उसमें प्रकाश यदि आपतित हो रहा है तो वह कितनी दूरी तक जा सकता है? तो अपन कह सकते हैं कि समुद्र तल पर प्रकाश की जो किरणें हैं वो लगभग 200 मीटर की गहराई तक क्या जा सकती हैं। और जी किसके अंतर्गत आता है? तो हम कह सकते हैं ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंतर्गत आता है। तथा इनकी प्रकृति कैसी होती है? तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? इंद्रस्थ होती है। क्या इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? तो हम कह देंगे कि ये विद्युत चुम्बकीय, जो कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंतर्गत आता है, अतः इसके लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम क्या बताएंगे, परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक नियमित और दूसरा अनियमित। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि नियमित परावर्तन के कारण ही हम अपना चेहरा स्पष्ट रूप में देख पाते हैं। अनियमित परावर्तन में क्या होता है, जिसके कारण हम अपना चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। इसी प्रकार हमने दर्पण के बारे में देखा कि दर्पण में जो कलाई की जाती है वो किसकी की जाती है? तो दर्पण में एक साइड जो कलाई की जाती है वो किसकी? सिल्वर ब्रोमाइड की जाती है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि सिल्वर आयोडाइड में कृत्रिम वर्षा के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद हमने समतल दर्पण में ये देखा कि बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में देखा। उसमें क्या देखा, यदि 2 दर्पण एक दूसरे के लंबवत हैं तो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अपन ने देखा कि बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या n = 360/θ, अर्थात 360 अपन ने 90 किया था, अर्थात कितना आया था 4, उसमें से एक घटा दिए थे, कितना आ गया 3। यानी जब जब सम संख्या आएगी तो हम एक घटाएंगे, विषम आएगी तो उसमें कब घटाना है, कब नहीं घटाना। कब घटाना है, जब वस्तु विषम आएगा तो जब वस्तु बीच में नहीं रखी होगी तो एक घटाएंगे, और यदि बीच में रखी होगी, इसको स्पष्ट रूप में समझ लेंगे। यदि 60 अंश पर है या 40 अंश पर है तो 40 का मतलब बीच में कब कहला जाएगी, यदि वस्तु 20 अंश पर रखी हुई हो, उसके आजू बाजू होगी तो उस स्थिति में हमको नहीं घटाना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि 2 दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं तो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो हम कितना ज्ञात करेंगे, n = 360/θ, अर्थात 360 कितना हो जाएगा 0। किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, अनंत। जैसे पहले हमने चर्चा की थी कि जो बड़े बड़े शहरों में जो शोरूम बनाए जाते हैं वहाँ पर समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वो क्यों किया जाता है कि हम देखते हैं तो पहला दर्पण सामने है, दूसरा दर्पण पीछे है, और पता चला कि दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इस स्थिति में तो समानांतर होने के कारण अपन देखते हैं कि हमारा चेहरा इस साइड अनंत रूप में दिखाई देता है, इस साइड अनंत रूप में दिखाई देता है, तो वह छोटी सी जगह बहुत बृहद रूप में दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार हम बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ये क्वेश्चन यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि यदि 2 दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो अपन कितना बतलाएंगे, अनंत बतलाएंगे। इस तरह इस क्लासेस में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। अतः यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।